नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अंबाला रेंज के महानिरीक्षक रहे आईजी होमगार्ड वाई पूर्ण कुमार ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव के खिलाफ FIR दर्ज न करने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश पारित न करते हुए सुनवाई 1 जुलाई तक स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि यह याचिका अब निष्प्रभावी है क्योंकि इस विवाद की प्रारंभिक जाँच 28 मई को पूरी हो चुकी है। इस पर कोर्ट ने सरकार को कहा कि वो प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट अगली सुनवाई 1 जुलाई को कोर्ट में पेश करे। पूर्ण कुमार ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति वर्ग से होने के कारण उन्हें DGP प्रताड़ित कर रहा है, इसलिए SC/ST एक्ट के तहत DGP के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार द्वारा खरीफ सीजन के लिए घोषित फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि को नाकाफी बताया है। उनका कहना है कि पिछले 1 साल में जिस तरह किसान की लागत बढ़ी है उसके मुकाबले ये बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने फसलों के रेट में सिर्फ 1 से लेकर 6% तक बढ़ोतरी की है, जबकि 1 साल के भीतर किसानों की लागत कई गुना बढ़ चुकी है। सिर्फ तेल की महंगाई पर नजर डाली जाए तो पेट्रोल के रेट में 1 साल के भीतर करीब 35% और डीजल के दाम में करीब 25% तक का इजाफा हो चुका है। महंगाई दर और फसल लागत के मुकाबले में सरकार द्वारा MSP में आधी भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। हरियाणा के आयुष मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा और इस बार कार्यक्रम प्रदेश के प्रत्येक जिले में 50 चिन्हित स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। अर्थात राज्य में 1100 चिन्हित स्थानों पर यह कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से होगा। इसके अलावा योग करने वाले लोगों को टी-शर्ट, मैट उपलब्ध करवाने के साथ साथ उनके लिए रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था की जाए। अनिल विज ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि चिन्हित किए गए स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम से पहले 3 दिनों यानी 18 से 20 जून के बीच योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से राज्य की विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण आसान किस्तों में कम ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए ब्याज की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि पात्र महिला की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इसके अलावा मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा, परचून की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, बुटीक, स्कूल यूनिफॉर्म, बैग बनाना व अचार बनाना इत्यादि का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। प्रदेश में गर्मी पूरे उफान पर है। लोगों को न दिन में आराम है और न ही रातों को चैन है। दिन भर चलने वाली गर्म हवाओं के चलते आम जनजीवन प्रभावित है। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच दिन भर चलने वाले अघोषित कटों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम में आए बदलाव के चलते शनिवार से गर्मी से कुछ राहत देने की उम्मीद जताई है। अगले 2 दिन में प्रदेश में प्री मानसून की बरसात होगी। प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां 15 या 16 जून तक भी चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इसी दौरान राज्य में सभी क्षेत्रों में बीच बीच में गरज व चमक व तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा उत्तरी हरियाणा के कुछ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी संभावित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को आह्वान करते हुए कहा है कि हमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी ध्यान देते हुए खेती करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है और वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत हमें क्वालिटी का चैलेंज स्वीकार करके कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। आमदनी बढ़ानी है तो प्राकृतिक खेती की ओर जाना ही पड़ेगा। यह बात उन्होंने पंचकुला में आयोजित 1 दिवसीय कृषि कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश भर से आए प्रगतिशील किसानों को कही। मुख्यमंत्री ने खुशहाल बागवानी पोर्टल एवं फसल तुड़ाई के बाद प्रबंधन संबंधी जानकारी से युक्त पुस्तिका का लोकार्पण भी किया। ट्यूबवेल कनेक्शनों की बात करते हुए सीएम ने कहा कि हमें माइक्रो सिंचाई प्रबंधन की ओर बढ़ना होगा। किसान इस दिशा में सोचें। इसके लिए 85% खर्च सब्सिडी के रूप में सरकार की ओर से दिया जाता है। हर खेत की मिट्टी की जांच के लिए सरकार ने व्यापक योजना बनाई है। इस योजना में 1 एकड़ का सॉइल हेल्थ कार्ड बनेगा। इसमें विद्यार्थी लर्निंग के साथ अर्निंग भी कर पाएंगे। विद्यार्थियों को सैंपल एकत्र करने के लिए प्रति सैंपल 40 रुपए प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को खेती किसानी से बेहद लगाव है। उनके दिन की शुरुआत खेत खलिहान से होती है। खेती के प्रति उनके लगाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे न केवल खेत में सब्जियों की देखरेख करते हैं बल्कि अपनी रसोई में पकाने के लिए सब्जियां भी तोड़ कर लाते हैं। शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल ने ट्विटर पर वीडियो जारी किया जिसमें वे मुख्यमंत्री आवास में सब्जियां तोड़ते दिख रहे हैं। चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास में इन दिनों ऑर्गेनिक सब्जियों की खूब पैदावार हो रही है। इनमें खीरा, टमाटर, भिंडी, घिया, तोरई और करेले जैसी सब्जियां बिना किसी खाद और कीटनाशक का प्रयोग किए उगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुबह की शुरुआत इनकी देखरेख के साथ करते हैं।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में की गई बेतहाशा वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में ऐतिहासिक और निरंतर वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब देश के नागरिक कोरोना की दूसरी लहर के प्रभाव से जूझ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। पिछले 13 महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 25 रुपए 72 पैसे और 23 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस साल 5 महीनों में कुल 43 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। यह मोदी सरकार द्वारा की गई सार्वजनिक लूट का एक उदाहरण है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शुक्रवार दोपहर को 10वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने इस बार सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं का परिणाम घोषित किया है। खास बात यह है कि इस बार कोई भी टॉपर घोषित नहीं किया गया है और न ही कोई विद्यार्थी फेल हुआ है। विद्यार्थी bses.org.in वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अधिकारियों की माने तो यह रिजल्ट स्कूलों द्वारा बोर्ड को भेजे गए विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षाओं के अंकों को आधार बनाकर तैयार किया गया है। वहीं ओपन और प्राइवेट से आवेदन करने वाले बच्चों का परिणाम होल्ड कर लिया गया है। इसके अलावा उन बच्चों का परिणाम भी रोक लिया गया है जिनके इंटरनल असेसमेंट के नंबर बोर्ड को नहीं मिले थे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट बैठक तक चली। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा में कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अचानक दिल्ली दौरे के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें और तेज हो गई है। वहीं मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला दिल्ली पार्टी दफ्तर पहुंचे। वहीं दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। एक तरफ तो भाजपा सरकार मंडियां बंद न होने के बड़े बड़े दावे कर रही है। यही नहीं, भाजपा के नेता भी मंडियों में जाकर आड़तियों से दावे करते नहीं थक रहे हैं कि मंडियां बंद नहीं होंगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा 1 महीना बीत जाने के बाद भी आड़तियों की आर्डर तक नहीं दी गई है। लाडवा अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान बिमलेश गर्ग ने मंडी में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं का सीजन शुरू हुए 2.5 महीने व खत्म हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने आड़तियों की आड़त का 1 रुपया भी अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि इस सीजन में करीब 85.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं हरियाणा की समस्त मंडियों में आवक हुई थी, जिसकी करीब 400 करोड़ रुपए आड़त बनती है। उन्होंने कहा कि आड़तियों की इस आड़त पर प्रदेश के करीब 35,000 आड़तियों व करीब 70,000 मुनीमों के परिवारों को पालन पोषण होता है। जबकि सरकार ने मार्च माह में आड़तियों के साथ बैठक कर आड़तियों को आश्वासन दिया था कि आड़तियों की आड़त किसानों की तरह सीधे उनके खातों में उसी समय आ जाएगी जब किसानों की आएगी। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर के साथ लगते गांव रघुनाथपुरा की पहाड़ी और उसकी तलहटी पर स्थित नप की सैकड़ों एकड़ भूमि के एक भाग पर अवैध कब्जा कर पक्के मकान बनाकर पूरी बस्ती बस गई है, लेकिन नगर परिषद के किसी अधिकारी का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब जब मामला मीडिया के माध्यम से उजागर हुआ तो प्रशासन के कान खड़े हुए और नगर परिषद ने अपनी जमीन की सुध ली। मौके पर जाकर देखा तो नजारा हैरान करने वाला था। नगर परिषद के स्वामित्व वाली करीब 100 एकड़ से अधिक इस जमीन के एक भाग पर एक पूरी बस्ती बस गई है, जिसको देखते ही नप के अधिकारियों ने मौके पर माइक से घोषणा करवाई कि जिन भी लोगों ने यहाँ अवैध कब्जा करके मकान बना लिए हैं वो तुरंत अपने आप कब्जा हटा लें, अन्यथा नगर परिषद इनको हटाएगी और इसके लिए जो भी जान माल का नुकसान होगा उसके लिए अवैध कब्जाधारी खुद जिम्मेदार होगा। कुल रकबा 100 एकड़ से भी अधिक बनता है और मालिक नगर परिषद है। करीब 40 से 50 मकान मौके पर बने हुए हैं। अनेक मकानों पर पक्की छत है तो कईयों पर पक्की दीवार करके टीन शेड आदि डाले हुए हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि नगर परिषद की कई एकड़ भूमि पर 40 से 50 मकान बनकर एक पूरी बस्ती बस जाती है। जिस जगह पर अवैध कब्जा हुआ है वो शहर और नगर परिषद से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे स्थान पर स्थित है जहां आए दिन नगर परिषद के अधिकारियों प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। इसी के बिल्कुल पास नगर परिषद की नंदी गौशाला भी बनी हुई है, जहाँ पर नप अधिकारी और कर्मचारी आते जाते रहते हैं। फिर भी किसी का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया? दूसरा बड़ा सवाल, इतनी बड़ी संख्या में मकान 1 या 2 दिन या 1-2 महीनों में नहीं बन सकते हैं। कई सालों से यह कारनामा चल रहा था, तो आखिर नगर परिषद आंख मूंदकर क्यों बैठी रही? मामला सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अब शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में नगर परिषद की सरकारी भूमि पर मकान बन जाना बिना मिलीभगत के संभव ही नहीं है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करके इसका खुलासा करना चाहिए। इस बारे में नगर परिषद के ईओ अभय सिंह यादव ने कहा है कि कब्जा स्थल पर माइक से नप ने घोषणा करवा दी है, शीघ्र ही गांव रघुनाथपुरा की पहाड़ी के पास स्थित नगर परिषद की जमीन से अवैध कब्जे पर निर्माण को हटाया जाएगा।
रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे द्वारा पिछले लॉकडाउन के दौरान बंद की गई कामाख्या भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस को 18 जून से पुनः शुरू किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 05624 कामाख्या से शुक्रवार को चलकर रविवार सुबह 9:50 पर दिल्ली, दोपहर 12:43 पर सतनाली व रात 9:45 पर भगत की कोठी पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 05623 भगत की कोठी से मंगलवार शाम को 4:10 पर चलकर रात्रि 12:45 पर सतनाली, बुधवार प्रातः 4:30 बजे दिल्ली व बृहस्पतिवार रात 11:10 पर कामाख्या पहुंचेगी। सतनाली क्षेत्र के यात्रियों की असुविधा को देखते हुए जल्द से जल्द दिल्ली सराय रोहिल्ला जयपुर सैनिक एक्सप्रेस का सतनाली रेलवे स्टेशन पर ठहराव बहाल करने एवं बीकानेर इंटरसिटी के सतनाली ठहराव की मांग की गई है। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के चलते दक्षिण हरियाणा के लोगों को राजस्थान एवं वहां के लोगों को हरियाणा आवाजाही पर ब्रेक लग गए थे, लेकिन 1.5 महीने बाद इन रूटों पर दोबारा बसें शुरू होने से लोगों की कई समस्याओं का अंत हो गया है। 3 दिन पहले ही हरियाणा रोडवेज की बस चंडीगढ़ के लिए शुरू की गई थी। वहीं अब नारनौल से जयपुर, झुंझुनू, बहरोड, अलवर रूट पर भी बसों की शुरुआत कर दी गई है। सैनिटाइजर, मास्क अनिवार्य है। वहीं अभी 50% यात्रियों के साथ बसें चल रही हैं।